हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी 91 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही रोचक विषय पढ़ने जा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्र और एक चुनाव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कुछ समय से लगातार चर्चा में रहा है। ठीक है, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, चुनाव आयोग, विधि आयोग तथा नीति आयोग सभी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो आखिर जब सबको इसका समर्थन कर रहे हैं तो पक्का ये कोई अच्छी बात होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यह क्या है और क्यों अच्छा है और इसको लागू करने में क्या चुनौतियां हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसका कुछ नुकसान नहीं होंगे, तो इसका कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे कि क्या चुनौतियां हो सकती हैं। अगर अच्छा है और लागू करना है तो फिर कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होंगी, तो हम उसको भी समझेंगे और फिर समझेंगे कि आगे की राय क्या है, अर्थात हमें इसको कैसे लागू करना होगा और क्या लागू करना होगा कि नहीं करना होगा। इन सब के मामले में हम इसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ते समय मैं आपको एक बार ये बता दूं कि ये सब जो टॉपिक हैं वो यूपीएससी व यूपीपीएससी के लिए बहुत ही काम के टॉपिक हैं। ये टॉपिक आपकी पूरी समझ को विकसित कर देते हैं। इस टॉपिक को मात्र एक देश एक चुनाव तक बस मत पढ़िएगा, ये आपके अंदर डेमोक्रेसी की एक अच्छी समझ पैदा करेंगे। ठीक है, प्रशासन की एक अच्छी समझ पैदा करेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों में जो समझदार लोग हों वो लोग अच्छे से पढ़िएगा, बाकी जो ज़्यादा समझदार है उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, आप नॉर्मल देखते होंगे कि चुनाव आ रहे हैं। जैसे अभी हाल ही के समय में बिहार के चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार के चुनाव हुए, उसके पहले क्या हुए थे, लोकसभा के भी चुनाव हुए थे। तो लोकसभा के चुनाव और राज्य की विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते रहते हैं। आप देखिए कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल बना रहता है। तो इसीलिए अगर कोई एक ऐसा सिस्टम बना दे कि मान लीजिए एक साथ ही सभी चुनाव हों, अर्थात लोकसभा के और राज्य की विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ होंगे तो अच्छा होगा, है ना। क्यों अच्छा होगा ये मैं बताता हूं, लेकिन आप समझिए वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। अर्थात जब चुनाव की डेट आए, जितनी भी डेट मतलब कई चरणों में होता है ना, तो उन चरणों में पूरे देश के समस्त चुनाव हो जाए। ये बार बार चुनाव होने की प्रथा खत्म हो जाए कि कभी बिहार के हैं तो कभी यूपी के हैं तो कभी राजस्थान के हैं। पूरे भारत में एक ही चुनाव का त्यौहार आए और उस त्यौहार में सभी चुनाव हो जाए, है ना। देखिए, चुनाव एक प्रकार से भारत के लिए राजनीतिक त्यौहार है। जैसे हम लोग ना दीपावली, होली, ये सांस्कृतिक त्यौहार है, तो हम लोगों के लिए चुनाव एक राजनीतिक त्यौहार है जिसमें हम अपने भारतीय नागरिक होने को आनंद लेते हैं, है ना। तो इसलिए अब भाई जिनके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड, अर्थात जो नागरिक नहीं है वो नहीं ले पाएंगे आनंद। तो आइए हम लोग समझते हैं। याद रखिएगा, इसमें नगर पालिका और नगर पंचायत या पंचायत नगर पंचायत के चुनाव शामिल नहीं है, ये चुनाव अलग होते हैं, हाँ? तो एक देश एक चुनाव का क्या मतलब है, अगर कभी मान लीजिए पीटी में पूछ ले तो याद रखिएगा लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। क्लियर, आपको पता ही है कि दोनों चुनाव कौन करवाता है, दोनों चुनाव आयोग करवाता है ना। तो जब एक ही संस्था कराती है दोनों चुनाव, तो भाई अलग अलग क्यों कराती है, एक साथ सब करा दे। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं कि एक साथ चुनाव हुए हैं कि कभी नहीं हुए। तो आपको मैं बता दूं कि जब 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था तो एक साथ ही चुनाव हुए थे सब, है ना। फिर इसी तरह से 1957 में भी एक साथ चुनाव हुए, 1962 में भी एक साथ चुनाव हुए और 1967 में भी हुए। फिर इसके बाद नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि लोकसभा, ठीक, और विधानसभा, लोकसभा व विधानसभा यही दो है ना। आपको पता होना चाहिए यदि मान लीजिए ये भी 5 साल सरकार चले और ये भी 5 साल चले तो दोनों का एक साथ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2000, ठीक है, 19 में हुआ दोनों का चुनाव, ठीक। अब मान लीजिए 2019 में दोनों का हुआ, ठीक, और 5 साल चले तो 2024 में इसका भी होगा, 2024 में इसका भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। पर कभी कभार आप देखिए कि किसी न किसी जगह सरकार पहले गिर जाती है। मान लीजिए ये गिर गई 2020 में ही, तो फिर इसका चुनाव 2020 में ही होगा।
ठीक, तो इस कारण ये क्रम टूट जाता है और यही कारण था कि 1967 में ये क्रम टूट गया, क्योंकि 1967 में या 1967 में कई राज्यों की सरकार पहले से ही गिर गई, अर्थात वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया और ये जो चक्र चला आ रहा था 5 वर्षीय, ये खत्म हो गया और फिर आज तक वो मेंटेन नहीं हो पाया और शायद उम्मीद भी नहीं है कि कभी मेंटेन हो, क्योंकि 1952 में चुनाव हुए, सभी राज्य विधानसभा के और लोकसभा के 5-5 साल चले, तो 57 में हुआ, 57 में भी सभी जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं वो भी 5 साल शासन किया और केंद्र ने भी 5 साल किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, अब आप एक बार मुझे ये बताइएगा कि 67 में ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये क्रम टूटा होगा, अर्थात 67 में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण ये क्रम टूटा। आप लोग सोचिए, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि आप लोग जो बैठ के सुनते हो ना, उससे नहीं होता सिलेक्शन ये होता है कि आप बैठ के अपना दिमाग कितनी तेज कर रहे हो, क्योंकि वहां पर जाके आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है ना, आपको जाके लिखना है और आप कब लिखोगे, जब आपका दिमाग तेज होगा। ठीक, तो इसलिए अपना दिमाग तेज करिए, और दिमाग तेज कब होगा, जब दिमाग को यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो आप भी मेरे साथ सोचा करिए, कमेंट किया करिए, जुड़े रहा करिए। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कि इसके क्या फायदे होंगे, अर्थात एक साथ अगर चुनाव कराया जाएगा तो उसका क्या फायदा होगा। ठीक, तो देखिए सबसे बड़ा अगर कोई इसका फायदा होगा तो आपके लिए मैं बता दूं कि सरकार है ना, केंद्र सरकार या राज्य सरकार राष्ट्रीय हित के आधार पे कार्य करेगी, ना कि राजनीतिक हित के आधार पर। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो आपको पता होगा जब चुनाव होता है तो सरकार ये चाहती है कि ऐसे निर्णय लिए जाएं जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। ठीक, तो किसके लिए काम करती है, वोट के लिए काम करती है, ना कि राष्ट्रीय हित के लिए। उनके लिए राष्ट्रीय हित गौण हो जाता है, अर्थात सेकेंडरी हो जाता है, और अपना चुनाव या राजनीतिक दल, चुनाव के लिए राजनीतिक दल का हित ऊपर हो जाता है। जैसे वर्तमान में कोई भी, मान लीजिए अब केंद्र सरकार इस समय है, लेकिन ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती जिस कारण बिहार वाले लोग नाराज हो जाएं। अगर थोड़ी भी नाराज होंगे तो वोट नहीं देंगे, और मान लीजिए, आप समझ लीजिए, अर्थात सरकार पे एक प्रकार से दबाव रहता है, और वो दबाव के कारण जो निर्णय लेती है वो निष्पक्ष होकर नहीं लेती। ठीक, वो निष्पक्ष होकर न लेके किससे, अपने चुनाव के लिए लेती है, अर्थात राजनीतिक हितों के लिए लेती है, ना कि राष्ट्रीय हित के लिए लेती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब मान के चलिए कहीं ना कहीं चुनाव बना ही रहता है, अगर कहीं ना कहीं चुनाव बना ही रहेगा तो क्या होगा, तो लगातार राष्ट्र जो सरकार है वो राष्ट्रीय हित को नहीं महत्व देगी, वो किसको महत्व देगी, वो महत्व देगी राजनीतिक हितों को, और जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। अर्थात किसी भी देश के लिए उचित नहीं होगा कि वहां पर रहने वाली सरकार राष्ट्रीय हितों को कम महत्व दे और राजनीतिक हितों को ज्यादा महत्व दे। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आई। अब अगला है सार्वजनिक धन की बचत। आपको पता ही है कि एक बार के चुनाव कराने में हजारों करोड़ों रुपए का बर्बाद होते हैं, अर्थात एक चुनाव कराने पे हजारों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो इस तरह अब आप समझिए कि हजारों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। आपको पता होना चाहिए जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें 60,000 करोड़ रुपए लगे थे, टोटल 60,000 करोड़ रुपए। बताइए इतना चुनाव में पैसा लगता है। अब इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल सार्वजनिक धन का होता है, अर्थात हम लोग जो टैक्स देते हैं। समझ में आई आपको बात, अर्थात हम लोग जो टैक्स देते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। कुछ तो राजनीतिक पार्टियों का भी होगा अपना, लेकिन हम लोगों का भी तो पैसा लगता है। तो जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो आपको पता है कि पूरी मशीनरी तो उसी तरह होती है ना। तो जब अलग अलग चुनाव कराया जाता है तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। यदि एक साथ ही चुनाव करें और मान लीजिए जब आप देने जा रहे हैं मतलब लोकसभा के लिए, तो बगल में ही दूसरा ईवीएम रखा रहे और जिसमें विधानसभा को भी वोट करना हो, तो देखिए कितना पैसा बचत होगा, अर्थात पैसा जितना भी लगना उसका आधा लगेगा, है ना। बार बार चुनाव कराने में बहुत पैसा लग जाता है। यदि एक ही बार में सब पैसा चुनाव करा लिया जाएगा तो बचत हो जाएगी, और सार्वजनिक धन की जब बचत होगी तो उस बचत को हम शिक्षा व स्वास्थ्य में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक साथ चुनाव करके राष्ट्रीय धन की बचत कर सकते हैं, है ना। वैसे भी देखिए कोरोना के कारण पैसा कम रह गया है। ठीक, और अगर चुनाव बार बार कराएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए अगर एक साथ चुनाव कराएंगे तो सार्वजनिक धन की बचत होगी।
बात समझ में आई? इसको बोलते हैं वित्तीय दक्षता, है ना, वित्तीय प्रशासन या वित्तीय दक्षता आएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, अगर एक साथ चुनाव कराते हैं तो वित्तीय दक्षता बढ़ेगी, दूसरा है प्रशासनिक दक्षता बेहतर होगी। अब आपको मैं ये बता दूं प्रशासनिक दक्षता क्या होती है। आप देखिए, जब भी चुनाव होता है ना, जब भी चुनाव होता है तो क्या होता है, जब भी चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आदर्श आचार संहिता, ठीक है, ये लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता क्या होता है, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी। अब आपको ये मैं बता दूं आदर्श आचार संहिता क्या होती है। जब भी चुनाव की डेट घोषित हो जाती है, अर्थात जब भी चुनाव आयोग ये घोषित कर देता है कि इस तारीख से चुनाव होंगे, उसके बाद कोई भी सरकार ऐसा निर्णय नहीं लेगी जो चुनाव को प्रभावित कर सकता हो। ठीक, अर्थात सरकार कोई नई योजना, ठीक है, कोई नई स्कीम लागू नहीं कर पाती फिर। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप मान के चलिए, मान लीजिए आज के समय में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, ठीक, उस समय सरकार किसकी है, नीतीश जी की सरकार है। यदि मान लीजिए नीतीश जी ऐसी कोई घोषणा कर दें कि चुनाव जीतने के बाद सबको 1,000 रुपए या एक लैपटॉप मिलेगा, है ना, या किसी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए कोई नई योजना लागू कर दें, तो क्या होगा, उनके जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। या मान लीजिए कि आज ही के समय में नीतीश जी कोई घोषणा कर दें कि किसी एक वर्ग को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो खुश हो जाएंगे और किसको देंगे, नीतीश जी को देंगे वोट, है ना। तो क्या कर रहे हैं नीतीश जी, वर्तमान में जो सरकार में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, वो सत्ता का गलत प्रयोग कर रहे हैं, और जब सत्ता का गलत प्रयोग कर रहे हैं तो चुनाव फिर बराबरी का नहीं रहेगा, है ना। अर्थात क्या होगा, यहां पर चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं रहेगा, क्योंकि जो दूसरा दल सत्ता में नहीं है वो क्या करेगा, फिर वो तो नहीं कर पाएगा, पैसे दे पाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास तो इतना अधिकार है नहीं कि सार्वजनिक धन का उपयोग करे। तो जो दल सत्ता में है वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में केंद्र सरकार कोई योजना ला दे बिहार के लिए, है ना, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, नहीं होगा, तो अन्य दलों को उतना फायदा नहीं होगा, तो चुनाव कैसा हो जाएगा, ये चुनाव गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो सत्ता में दल है उसने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया, अर्थात अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रयोग किया। तो इसके लिए यह माना गया है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, और आदर्श आचार संहिता के लागू हो जाने के बाद किसी भी तरह की नई योजना व नई स्कीम या कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिसके कारण चुनाव किसी भी तरह से प्रभावित हो। अर्थात चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, चुनाव के कल्चर को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए। पर इसका एक नुकसान ये होता है कि भारत में कभी ना कभी चुनाव बने ही रहते हैं, है ना, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है, जिसके कारण सरकार के कार्य करने में बाधा आती है। क्योंकि जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, फिर सरकार नई योजना व स्कीम नहीं लाती। जब नई योजना और स्कीम नहीं लाएगी तो मतलब उसका कार्य करने की जो गति है वो धीमे पड़ गई, है ना। तो इससे कह सकते हैं कि हम केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की क्या हो जाती है, ठीक है, पॉलिसी पैरालाइसिस, है ना, पॉलिसी पैरालाइसिस, ठीक। तो ये समस्या आ जाती है, क्योंकि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार नए निर्णय नहीं लेंगे तो क्या होगा, पॉलिसी ही नहीं बनेगी और प्रशासन कमजोर होगा। तो यह भी कहा जाता है कि बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक दक्षता कमजोर होती है। यदि सब चुनाव एक साथ ही करा लिए जाएंगे तो पॉलिसी पैरालाइसिस की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब एक बार चुनाव होगा तो केवल एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा 5 साल में, हर साल नहीं आएगा, केवल 5 साल में जब एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो सरकार अपनी नीतियों को लगातार बनाती रहेगी, केवल एक बार रोकना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी इसकी यही समस्या है कि प्रशासनिक दक्षता को ये चुनाव, जो बार बार चुनाव होते हैं, वो रोक देते हैं। यदि चुनाव को एक बार करा देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। साथ में आप ये भी देखते होंगे
कि जब चुनाव होते हैं बार बार तो सेना, पुलिस के बल, अर्धसैन्य बल, इन सब इधर से उधर जाते रहते हैं, है ना। पुलिस, अर्धसैन्य बल जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सब, तो ये क्या होता है, ये सब किसी और काम के लिए बने हैं, है ना। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है आंतरिक सुरक्षा के लिए। इनका मेन काम है आर्थिक सुरक्षा। पर जब ये बार बार चुनाव की गतिविधियों में संलिप्त हो जाएंगे, अर्थात चुनाव में काम करेंगे, तो आंतरिक सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है ना। आंतरिक सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, जो कि किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि बार बार के चुनाव से आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है, क्योंकि पुलिस बल व अर्धसैन्य बल इन गतिविधियों में बार बार संलिप्त होता है चुनाव की सुरक्षा के लिए, और अन्य अपने जो उसके मौलिक काम है उनको छोड़ना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए भी कहा जाता है कि चुनाव अगर एक बार हो जाएगा तो भाई ये सब बार बार परेशान नहीं होंगे, ठीक है। जब ये सब परेशान नहीं होंगे तो आंतरिक सुरक्षा वाले अपने काम को ध्यान रखें। जैसे आप एक और देखिए कि जितने अध्यापक होते हैं, है ना, अब बार बार अगर चुनाव होते हैं तो अध्यापकों को काम करना पड़ता है, तो ये अपना जो मौलिक काम है पठन पाठन का वो नहीं करते, जिससे क्या होता है, पढ़ाई की गुणवत्ता कमजोर होती है। ऐसे सभी सैन्य कह रहा हूं, ऐसे सभी कार्यालयों में दिक्कत होती है ना। तो कहा जा सकता है प्रशासनिक दक्षता कमजोर होती है जब बार बार चुनाव होते हैं। अगर चुनाव एक बार होगा तो प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, जिसका मैंने आपको उदाहरण बताया आदर्श आचार संहिता का, सैन्य बल, अर्धसैन्य बल, अर्धसैन्य बल का व अध्यापक का, ठीक। और क्या फायदा है, और एक फायदा है सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। देखिए जब बार बार चुनाव होते हैं तो आप जानते हैं कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक दल जातिवाद, ठीक है, सांप्रदायिकता, है ना, अर्थात धर्म की राजनीति या जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। कोई ना कोई नेता कुछ ना कुछ बोल देता है, जिससे समाज में क्या होती है, समरसता खराब होती है, सामाजिक सौहार्द खराब होता है। यदि एक बार चुनाव करा दिया जाएगा तो ये बार बार अवसर नहीं होगा। आप देखिए जब भी चुनाव आता है नेता कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, और फिर जब नेता बोलते हैं तो उनका काम बोलना, प्रभावित कौन होती है, जनता होती है, क्योंकि जनता थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है कई मामलों में। इस कारण वो क्या समझ नहीं पाती कि हम लोग नेताओं के साधन बन चुके हैं, अर्थात नेता जैसे हमें नचा रहे हैं वैसा नाचने लगते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए कभी भी चुनाव होगा तो तब ना तब जाति, धर्म, ये सब एक प्रमुख मुद्दों के तौर पे आ जाते हैं और पूरे समाज का माहौल खराब कर देते हैं। यदि एक बार चुनाव होगा तो क्या होगा, एक बार चुनाव होगा तो नेताओं को एक ही बार बोलने का मौका मिलेगा, हर साल कोई ना कोई दंगे या कोई ना कोई तनाव नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जब एक बार चुनाव होगा तो कैसे सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। सामाजिक सौहार्द कैसे बढ़ेगा आपको समझ में आ गया होगा कि बार बार ये जातिवाद, सांप्रदायिकता या धर्म की राजनीति नहीं होगी, ठीक। देखिए हमारा चुनाव आयोग कोशिश करता है कि कोई भी राजनीतिक दल सीधे जाति, धर्म आदि का यूज ना करे, आदि का प्रयोग ना करे, पर नेता उनसे भी होशियार होते हैं, किसी ना किसी तरह से कर ही लेते हैं, और जिसका फल हम सबको नकारात्मक रूप से भुगतना पड़ता है। तो यदि एक बार चुनाव होगा तो ये सब चीजें नहीं होगी। सबसे बड़ा फायदा इसका देखें एक बार के चुनाव का क्या होगा, तो आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं। देखिए एक बार सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि काला धन, ये कहिए, काला धन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि चुनाव में सबसे ज्यादा काला धन लगता है। काला धन हम उस धन को कहते हैं जिसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं होती, अर्थात जो धन आपके पास रखा है लेकिन आपने किसी को बताया नहीं, किसी सरकारी संस्था को, कि भाई इनकम टैक्स वालों को नहीं बताया, ठीक है, कि ईडी वालों को नहीं बताया, कि आप नहीं बताते कि हमारे पास इतना धन है, तो उसको कहते हैं काला धन। तो काला धन का प्रयोग, और इस धन का प्रयोग हम हमेशा गलत काम में करते हैं, ठीक है। तो काला धन का प्रयोग रुकेगा, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो देखिए आपको एक चीज बता दूं कि लिमिट तो होती है लगभग 60 लाख रुपए की। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं कि एक प्रत्याशी अपने क्षेत्र में 60 लाख रुपए खर्च कर सकता है, ठीक। लेकिन सच्चाई ये है कि 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, ठीक है। 70-80 नहीं, 100 करोड़ आराम से चला जाता है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि जब लिमिट 60 लाख रुपए की है ना, कि 60 लाख ही एक प्रत्याशी खर्च कर सकता है लोकसभा में,
लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो जब वो 100 करोड़ खर्च करेगा तो ये बताइए वो कैसा करेगा, काले धन का प्रयोग करेगा ना, समझ में आया? तो काला धन का प्रयोग करते हैं, और काला धन किसको बढ़ावा देता है? भ्रष्टाचार को। काला धन किसके कारण होता है? भ्रष्टाचार। भाई ये काला धन आएगा कैसे नेताओं के पास? जब नेता क्या करेंगे? भ्रष्टाचार, ठीक है। जब नेता भ्रष्टाचार करेंगे तभी तो काला धन आएगा। अब नेता कैसे भ्रष्टाचार करते हैं? जैसे किसी का ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कराना है, ठीक है, प्रमोशन कराना है मान लीजिए, या कुछ भी कराना है, तो नेता उसके लिए क्या लेंगे? पैसा लेंगे। पैसा क्यों लेते हैं नेता? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें अगली बार चुनाव जीतना है तो हमें चुनाव में पैसे का प्रयोग करना है। अब पैसा कहां से आएगा? पैसा तो भ्रष्टाचार से ही आता है ना। तो इसलिए जब भी चुनाव होता है तो काले धन को बढ़ावा देता है, और काला धन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। और भ्रष्टाचार तो फिर जानते हैं किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यदि मान लीजिए चुनाव एक बार हो तो काले धन का प्रयोग कम से कम होगा, है ना। काला धन जैसे ही कम होगा तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। आप समझ में आ गया होगा कि कैसे एक बार अगर चुनाव कराए जाएंगे तो भ्रष्टाचार तक कम हो जाएगा। जितने भी नेता भाई भ्रष्टाचार करते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर ले, क्योंकि चुनाव के समय इसी पैसे का यूज करेंगे। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि नेता क्या करते हैं? भ्रष्टाचार। किस लिए? काले धन को लिए। और इसी काले धन का प्रयोग क्या करते हैं? बाद में चुनाव के लिए करते हैं। ना केवल नेता, आपको यह भी बता दूं कि बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने होते हैं ना, ठीक है, वो भी सरकार को पैसा देते हैं। सरकार को नहीं, मतलब राजनीतिक दलों को। ठीक है, क्यों देते हैं? जैसे मान लो औद्योगिक घराने हैं, औद्योगिक घराने मतलब कंपनियां, जैसे मान लीजिए रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, ये सब कंपनियां हैं, इन्हीं को औद्योगिक घराने बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये जान बहुत बड़ी मात्रा में किसको कम, जैसे मान लो कोई भी है, बीजेपी है, ठीक है, मान लो कांग्रेस है, तो इसको क्या देंगे? इनको पैसे देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पैसे की जरूरत है। क्यों जरूरत है? चुनाव के लिए, है ना। अब जब ये दल, जब औद्योगिक घराने इनको पैसे देंगे तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ये बाद में कोई डिमांड नहीं करेंगे? जब चुनाव जीत जाएगा कोई दल तो बाद में यही घराने कहते हैं कि हमारे अनुसार नीतियां बनाओ, है ना। फिर नागरिकों को ध्यान नहीं दो, जनता भाड़ में जाए, हमें फायदा होना चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म जो खराब होता है किसी भी देश के लिए। जब कोई औद्योगिक घराना किसी राजनीतिक दल को चंदा देगा तो बाद में उससे यही कहेगा कि हमारे अनुसार नीतियां बनाओ, ना कि नागरिक के अनुसार। तो हम क्या, फिर सरकार क्या करेगी? सरकार उस दल के लिए नीतियां बनाएगी, ना कि देश के हितों के लिए। ठीक, तो इससे भी क्या होता है? इससे भी देश को नुकसान होता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको यह बताया, ठीक, कि सरकार राष्ट्रीय हित के आधार पर कार्य करेगी यदि एक बार में चुनाव होगा। फिर सार्वजनिक धन की बचत होगी अगर एक बार में चुनाव होगा। फिर प्रशासनिक दक्षता बेहतर होगी, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और भ्रष्टाचार व काला धन कम होगा। और भ्रष्टाचार और काला धन वाकई बहुत बड़ी समस्या है, ठीक। और इसको आप कैसे चुनाव से देख सकते हैं, मैंने आपको यह दृष्टिकोण दिया। जब भी पढ़ रहे हो तो पेन पेंसिल साथ में रखें और एक पेपर रखें। मैं आपको जो कीवर्ड बोलता हूं ना, बस उसको लिख लिया करिए और फिर उसको खुद सोचा करिए, और सोचने के बाद आप मुझे रिप्लाई दिया करिए यदि आप कुछ नया सोचें, है ना, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप नया सोचेंगे। सवाल ये है कि अगर ये अच्छा है तो फिर इसमें कोई कमी नहीं है क्या, है ना। अगर कमी नहीं है तो लागू कर दो, पर इसकी कुछ बहुत कमियां भी हैं। आइए हम समझते हैं कि इससे क्या नुकसान होते हैं। अर्थात जब बार बार चुनाव होते हैं तो उसका कुछ फायदा भी तो होता होगा, तो उनको समझते हैं जो बार बार चुनाव होने में फायदे हैं, और यदि एक बार हम चुनाव कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राजनीतिक दलों की जवाबदेहिता कम होगी। आप जानते हैं कि अगर बार बार चुनाव हो रहे हैं तो राजनीतिक दल हर चुनाव के पहले जनता के पास जाते हैं
और जनता से कहते हैं कि देखो हमने ये काम करवाया, वो काम करवाया, हाँ हमने सड़क बनवाई, हमने पुल बनवाए, हमने नौकरियां दी, हमने रोजगार दिए, तो जब बार बार जाना पड़ता है तो क्या जवाब देना पड़ता है। और जब जवाब देंगे राजनीतिक दल तो काम अच्छा करेंगे, क्योंकि भाई जवाब अच्छा देना है तो काम भी तो अच्छा करना पड़ेगा। तो इस कारण कहा जाता है कि बार बार चुनाव होना अच्छा है। यदि मान लीजिए एक बार चुनाव हुआ और 5 साल में केवल एक बार आएंगे नेता दिखाने अपना चेहरा, तो फिर नेताओं की तो और मतलब अच्छी बात हो जाएगी कि अब उन्हें बार बार चेहरा नहीं दिखाना, केवल 5 साल में एक बार जाएंगे। तो भाई 4 साल तक क्या करेंगे, मक्कारी करेंगे, 1 साल अच्छा काम कर लेंगे और बाद में दिखा देंगे 5वें साल कि हमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, है ना। तो 4 साल क्या करेंगे, टोटल लफाजी, कोई अच्छा काम ही नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर बार बार चुनाव होते हैं तो नेताओं को अपना चेहरा बार बार दिखाना पड़ता है। जैसे अब देखिए बिहार का चुनाव हो रहा है तो बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जाएंगे मेन और क्या कहेंगे, अब भाषण देंगे, अगर लेक्चर देंगे तो अपना काम ही तो बताएंगे। तो जब काम बताएंगे तो उसके लिए काम करना होगा, तो एक दबाव रहता है, अर्थात राजनीतिक दलों पे या सरकार पे एक दबाव रहता है और इस दबाव के कारण अच्छा काम होता है। दूसरा क्या है, संघवाद की भावना कमजोर होगी। अब देखिए संघवाद क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, संघवाद बहुत जरूरी एक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो संघवाद में क्या होता है, ठीक है, राज्य व केंद्र के बीच में बराबर का संबंध होता है। ऐसा नहीं होता कि राज्य किसी केंद्र के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो राज्यों का भी बराबर से अधिकार होता है जितना केंद्र का अधिकार होता है, अर्थात राज्यों का भी उतना ही हक है, उतने भी अधिकार है जितने केंद्र के होते हैं। क्योंकि जब एक बार चुनाव होगा, है ना, तो जैसे मैंने क्या कहा था आपको कि 5 साल में चुनाव होगा, अगर, है ना, 5 साल में चुनाव होना है मान लीजिए प्रत्येक। अब मान लीजिए कोई सरकार, जैसे मान लीजिए 2019 में चुनाव हुए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2019 में चुनाव हुए तो क्या होगा, और मान लीजिए 4 साल बाद 2024 को होने, ठीक है। और मान लीजिए बिहार में सरकार अभी 2019 में बनी थी और 2021 में गिर गई, 2021 में वहां विधानसभा भंग हो गई, तो क्या उसको 3 साल वेट करना पड़ेगा, मतलब उस राज्य को 3 साल तक चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। और 3 साल तक वहां कौन शासन करेगा ये नहीं पता, है ना, अभी ये तो नहीं सोचा गया। तो 3 साल तक वहां के लोगों को, अर्थात उस राज्य को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अर्थात 3 साल तक उस राज्य को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा, मतलब राज्य को कम पावर है ना। या ये मान लीजिए कि किसी राज्य की सरकार मान लीजिए 2025 तक चलनी थी, जैसे मान लीजिए 25 तक चलनी थी, तो क्या किया जाएगा, उसको 1 साल कम कर दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह राज्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अर्थात राज्य की राजनीतिक स्वायत्तता कम होगी, है ना, राज्य की राजनीतिक स्वायत्तता कम होगी। तो यही बात है कि संघवाद कमजोर होगा, क्योंकि संघवाद का मतलब यही है कि राज्य व केंद्र आपस में मिलकर देश के विकास के लिए काम करें। और जब राजनीति किसी राज्य की शक्तियां कमजोर होगी तो क्या होगा, नाराज होगा, गुस्सा होगा, है ना, और केंद्र से क्या होगा, रूठेगा। तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये बताया कि संघवाद कैसे कमजोर होगा, ठीक है। ठीक, फिर राज्य व क्षेत्रीय मुद्दों को कम वरीयता मिलेगी। जैसे मान लीजिए जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय क्या होता है, हम लोग जब चुनाव देने जाते हैं ना तो बहुत भावुक होते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि चुनाव देने गए और चुनाव देते समय हमें किसको देना है, लोकसभा को भी देना है, ठीक, और विधानसभा को भी देना है, ठीक, दोनों को देना है, दोनों अलग अलग ईवीएम रखा होगा। लेकिन मान लीजिए उसी समय पाकिस्तान पे हमला कर दिया भारत ने, है ना, और हम भावुक होकर ये नहीं भूल जाएंगे कि हमारे राज्य का क्या कोई विशेष मुद्दा है जिसको हमें विचार करना है, हम दोनों जगह जाके उसी राजनीतिक दल को दे देंगे जिसने ऐसा कराया होगा। मेरी बात समझ में आ रही,
या हम लोग केंद्रीय जो देश का मुद्दा है उसको ही महत्व देंगे और उसी के आधार पे हम राज्य में भी चुनाव दे देंगे, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरी बात एक उदाहरण के माध्यम से मैं अगर समझाऊं तो जैसे मान लीजिए अभी बिहार का चुनाव हो रहा, अब बिहार में मुद्दा है शिक्षा, ठीक, बिहार में मुद्दा शिक्षा है, ठीक। अब मान लीजिए शिक्षा के लिए कोई एक राजनीतिक दल है, वो कह रहा है कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए, चलो आरजेडी देख देते हैं, ठीक है, ठीक है, एक ही नाम याद आएगा, ठीक है। तो आरजेडी मान लीजिए कह रहा है कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए लोकसभा या देश का मुद्दा क्या है, देश का मुद्दा है मान लो पाकिस्तान, ठीक है, और बीजेपी कह रही है कि हम इसको खत्म कर देंगे। अब आपको जब चुनाव देने जाना है तो जब लोकसभा वाला ईवीएम यूज करो आप, तो उस समय ये याद रखो कि बीजेपी की नीति ठीक है तो आप बीजेपी दबा सकते हो। लेकिन जब विधानसभा को अगर आप वोट दे रहे हो और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके राज्य का मुद्दा शिक्षा है ना कि पाकिस्तान, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, भावुक होके हम इसी को दबा देंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं अभी, ठीक है। मान लीजिए आपके राज्य का मैटर भी सॉल्व करे तो अच्छी बात है, लेकिन आप क्या करते हो, आप भावुक होके किसी एक मुद्दे के आधार पर वोट दे देते हो और क्षेत्रीय मुद्दों को इग्नोर कर देते हो। अर्थात जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसका महत्व कम हो जाएगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये क्या करेगा, क्षेत्रीय मुद्दों को कम वरीयता मिलेगी या क्षेत्रीय पार्टियां महत्वहीन हो जाएंगी। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक। तो ये भी एक इस चीज की बहुत बड़ी समस्या है कि ये क्षेत्रीय मुद्दों को कम वरीयता देगा, साथ में ये राजनीतिक चेतना भी कम करेगा। राजनीतिक चेतना क्या होता है, जब जब चुनाव आता है तो हम लोग चुनाव की बात करने लगते हैं कि भाई कौन सा दल क्या काम कर रहा है, कोई सरकार कैसे काम कर रही है। वर्तमान में आप देखिए तो आप जाइए तो रिक्शे वाला भी बात करता है कि भैया हमें इस बार घर नहीं मिला, हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे, भैया सफाई नहीं हुई तो हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे, इस सरकार ने ये कर दिया तो वोट नहीं देंगे। या ये भी होगा कि इस सरकार ने हमें घर बहुत अच्छा दिया, इस सरकार ने सफाई करा दी, इस सरकार ने सड़क बना दिया तो हम लोग वोट देंगे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक नागरिक के तौर पे भी सोचता है। नॉर्मल तो हम लोग कभी देश की बात ही नहीं करते, अपने घर अपने परिवार में ही उलझे रहते हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो हम एक नागरिक के तौर पे या एक देश के हिस्से के तौर पे प्रतिभागी होते हैं और सहभागिता निभाते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छी बात है। किसी भी देश का विकास तब होगा जब हर नागरिक अपना पूरा दायित्व उसमें करेगा। एक छोटा से छोटा भी दायित्व होता है, जैसे कभी आप एक एक नियम को फॉलो करो तो भी आपका राजनीतिक आपका दायित्व है वो। जैसे आप रेड लाइट को क्रॉस ना करो तो ये एक नागरिक के तौर पे आपका दायित्व है। वैसे ही आपका एक दायित्व ये है कि आप जो देश में राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उनको समझो और उसी के आधार पे आप वोट दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जितना सोच समझकर वोट देंगे उतनी ही अच्छी राजनीति होगी और उतना ही देश का विकास होगा, है ना। जब आप जाति के आधार पे वोट देते हैं या धर्म के आधार पे वोट देते हैं तो देश को कैसे नुकसान होता है आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जितना अच्छा वोट देंगे, अर्थात जितना सोच समझ के वोट देंगे उतना ही देश विकास करेगा। इस तरह कहा जा सकता है कि जब बार बार चुनाव होंगे तो आप बार बार सोचोगे, बार बार देश के बारे में चर्चा करोगे और बार बार देश के बारे में चर्चा करने से आपके अंदर एक राजनीतिक चेतना का विकास होगा जो किसी भी देश के नागरिकों के लिए बहुत ही उचित बहुत सही होता है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि क्षेत्रीय मुद्दे वाला इशू आपको मैंने समझा दिया, ठीक, कि क्षेत्रीय मुद्दों को कम वरीयता मिलेगी क्योंकि एक साथ जब चुनाव होंगे तो आप केवल एक आधार पे वोट दे आओगे और अपने राज्य का मुद्दा ही भूल जाओगे, ठीक। वैसे ही मैंने कहा कि राजनीतिक चेतना भी कम होगी, साथ ही लोकतंत्र की भावना कमजोर होगी। मैंने लोकतंत्र की भावना कमजोर होगी क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा था इसमें कि मान लीजिए 2019 में चुनाव हुए, ठीक है, और सब राज्य और सब केंद्र की सरकार बन गई, लेकिन 2020 में ही मान लीजिए, ठीक है, बिहार की सरकार गिर गई, है ना। तो क्या होगा, अब उसको 4 साल इंतजार करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगला चुनाव तो 24 में ही होगा।
अगला चुनाव तो 24 में होगा, तो 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये काम होगा, ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र या संसदीय प्रणाली ये कहती है कि सरकार हो वो कौन हो, जनता द्वारा शासित हो, है ना। अगर जनता द्वारा बनाई सरकार के द्वारा शासन होगा तभी उचित होगा। लेकिन ये बताइए जब 2020 में सरकार गिर गई तो 4 साल तो फिर भाई या तो राष्ट्रपति शासन रहेगा, जो कि लोकतांत्रिक या संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। इस कारण ये कहा जा सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है एक देश एक चुनाव, है ना, ये लोकतांत्रिक व संसदीय प्रक्रियाओं को भी कमजोर करेगा। एक और भी उदाहरण इसका आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो जाए कि जो सरकार 2019 में बनी अब वो 2024 तक रहेगी, है ना, अर्थात 5 साल उसको कार्यकाल पूरा करना है, उसके पहले उसको विघटन नहीं किया जा सकता। तो क्या ये उचित है? आपको पता होना चाहिए कि संसद की जो आत्मा है वो क्या है। संसद की आत्मा यही है कि जो सरकार है उसे लोकसभा का विश्वास हो, है ना। आप देखते होंगे ना विश्वास प्रस्ताव, तो सबसे बड़ा संसदीय प्रणाली का जो सार ये है कि जो भी सरकार हो वो लोकसभा के प्रति विश्वास रखती हो। जैसे ही विश्वास नहीं रखेगी उस सरकार गिर जाएगी। लेकिन आप बताइए अगर 5 वर्ष वाला कार्यकाल सुनिश्चित हो जाएगा तो ये विश्वास वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म, क्योंकि अब कौन विश्वास चेक करेगा? कोई नहीं। अब तो 5 साल रहना ही रहना है ना शासन। तो इस तरह भी कहा जा सकता है कि ये जो प्रथा अगर आएगी एक देश एक चुनाव, ये संसद की जो आत्मा है या संसद का जो मेन फीचर है उसको खत्म कर देगी। ऐसे ही सेम विधानसभा में भी होगा। तो इस तरह कहा जा सकता है कि एक देश एक चुनाव में कुछ निहित कमियां हैं। अब सवाल चलते हैं कि चलिए एक देश अगर एक चुनाव अच्छा है तो उसको लागू करने में सबसे बड़ी क्या समस्या आएगी? तो सबसे बड़ी एक समस्या आएगी कि सबसे बड़ी एक समस्या लिख देता हूं कि ठीक है, जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल वो तैयार नहीं होंगे। ठीक है, तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका महत्व कम हो जाएगा ना। तो भाई वो क्यों तैयार होंगे? अब जैसे मान लो सपा, बीएसपी, आरजेडी, ठीक है, और जो तेलंगाना में पार्टी, आंध्र प्रदेश में पार्टी, जो कर्नाटक में पार्टी है, तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जम्मू कश्मीर में पार्टी है, या अकाली दल, तो इन सब दलों को पता है कि इनका महत्व कम हो जाएगा। क्योंकि जब नागरिक वोट देने जा रहा होगा तो नागरिक राष्ट्रीय मुद्दों को ही आधार बना के वोट दे देगा, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो प्रमुख रूप से उभरेंगी और क्षेत्रीय पार्टियां क्या होंगी? गायब होती चली जाएंगी। इसलिए ये कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, अर्थात राजनीतिक रूप से एक मत नहीं हो पाएगा इस प्रणाली को लाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे हम तैयार करेंगे। ठीक, फिर संवैधानिक बदलाव। हमारे संविधान में जो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है वो तो है संसदीय प्रणाली के अनुसार, परंतु एक देश जब एक चुनाव होगा तो हमें संविधान बदलना होगा। जैसे क्या है कि मान लीजिए संविधान 83 में क्या लिखा है, आर्टिकल 83 में या 83 में लिखा है कि 5 वर्ष के लिए शासन होगा, किसी भी मतलब कोई भी सरकार 5 वर्ष रहेगी। प्लस क्या लिखा है 85, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित भी कर सकता है यदि उसे लगे कि विश्वास नहीं है ना। तो ये बताइए, ये 2 लिखा है, ठीक। ऐसे ही सेम लिखा है 172 और 174 में। 172 में लिखा है कि विधानसभा 5 साल के लिए होगी एक बार चुनाव के बाद। प्लस 174 में लिखा है कि राज्यपाल विधानसभा को 5 साल के पहले भी विघटित कर सकता है। लेकिन आपको पता है ना कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो एक निश्चित कार्यकाल फिक्स कर दिया जाएगा और वो निश्चित कार्यकाल के बाद ही चुनाव होगा। तो हमको इन चारों को बदलना पड़ेगा, तो संवैधानिक संशोधन भी करना होगा, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथ में लॉजिस्टिक चुनौतियां, ईवीएम व वीवीपैट। अब ये मान लीजिए जब एक साथ चुनाव होगा तो हमें ईवीएम बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी जितने ईवीएम है उसका दुगना, भाई हर जगह 2-2 रखने पड़ेंगे ना। साथ में सुरक्षा बलों की भी हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने में सुरक्षा तंत्र बहुत मजबूत करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब एक साथ सुरक्षा
चुनाव करा रहे हैं तो हर जगह आपको पर्याप्त सैन्य बल भेजने पड़ेंगे। अभी क्या होता है, जैसे बिहार में चुनाव कराया तो सारे जितने भी अर्धसैन्य बल बिहार भेज दिए, जब महाराष्ट्र में होगा तो सारे महाराष्ट्र में आ जाएंगे। जब एक साथ कराया जाएगा तो हमें हर जगह भेजना होगा, जिससे कारण सैन्य कम अर्धसैन्य बल हमारा कम हो जाएगा और कम होने से सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो ये सब भी कारण है कि एक देश एक चुनाव कराने में समस्या आ सकती है। तो हमने समझा कि एक देश एक चुनाव क्या है, एक देश और एक चुनाव में क्या अच्छा है, फिर एक देश और एक चुनाव में क्या नकारात्मकता है और क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक, आपको पता है कि देखिए चुनौतियों से बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीएसटी को लागू कराने में भी, है ना, जीएसटी ना, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू कराने में भी समस्याएं थी, चुनौतियां थी, लेकिन इसका समाधान किया गया। वैसे ही हमें एक देश और एक चुनाव के लिए भी ठीक है, एक देश व एक चुनाव के लिए भी प्रयास करना होगा। पर इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ बैठ के विचार करना होगा। जितने भी प्रमुख संस्थान हैं जो इस मामले में विचार कर रहे हैं उनसे पूछना होगा कि भाई क्या गलत है, क्या सही है, कैसे हम इसको लागू करें तो कम से कम नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि अगर इसका फायदा है तो हमें लेना ही होगा, है ना। तो अर्थात कहा जा सकता है कि हमें सभी हितधारकों के साथ, सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलके पर्याप्त चर्चा करनी चाहिए और विचार और विमर्श करके ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे देश को अधिकतम फायदा हो। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। इसके बारे में आप लोग सोचिएगा, विचार करिएगा। अगर कुछ नया मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और धन्यवाद।